वेलकम टू द एपिसोड 20 ऑफ वोकैबुलरी। तो आज हमारा ईडियम्स एंड फ्रेजेस का एपिसोड है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला वर्ड है हमारा येलो जर्नलिज्म। येलो जर्नलिज्म का मतलब होता है वैसा जर्नलिज्म जिसमें कि न्यूज़ को बहुत सेंसेशनल तरीके से बताया जाता है। कैसे? तो ये सारा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। अभी हम लोग एक एक करके देखते हैं येलो जर्नलिज्म का। पहला, सेंसेशनल हेडलाइंस। बहुत ज़्यादा सेंसेशनल हेडलाइंस होता है, मतलब कि बहुत शॉकिंग हेडलाइंस होता है अटेंशन ग्रैब करने के लिए। बेसिकली कोई भी, जैसा आप न्यूज़पेपर का हेडलाइन सुनते हो ना, जिसमें कि एक्स्ट्रा अटेंशन ग्रैब करने के लिए जो अननेसेसरी का हेडलाइंस डालते हैं, सेंसेशनल हेडलाइंस डालते हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है एग्जैगरेशन। एग्जैगरेशन करना मतलब कि जो भी स्टोरीज होती है ना उस न्यूज़ में, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड करके, बहुत बढ़ा चढ़ा के, ड्रामेटिक तरीके से बताया जाता है। जितना होता भी नहीं है उससे ज़्यादा दिखाया जाता है। स्केयर टैक्टिक्स यूज किया जाता है। फियर और ड्रामा और मैनिपुलेट इमोशंस, मतलब इमोशंस को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है। आपको ऐसा ऐसा होता है ना, जैसे बताया, कैसा न्यूज़ बताया जाएगा कि कुछ कुछ शॉकिंग सीक्रेट्स रिवील्ड, कुछ ऐसा सीक्रेट, जैसे कि आप जाओगे ही उस न्यूज़ को जानने के लिए कि हाँ ऐसा क्या हुआ, कि मतलब इस तरीके से। ये ऑफ्टन जब आप बॉलीवुड की न्यूज़ें सुनोगे ना तो उसमें आपको दिखा इस तरीके की न्यूज़ देखने जाएगा कि बड़ छोटे से न्यूज़ होंगे, नॉर्मल से न्यूज़ होंगे, बट उसको इतना बढ़ा चढ़ा के हेडलाइंस दिखाए जाते हैं कि इंसान का इमोशंस ही वैसे मैनिपुलेट हो जाता है। ठीक है। और क्या होता है, अनवेरिफाइड स्टोरीज होती है। बेसिकली ऐसी न्यूज़ में फ्रीक्वेंटली इंक्लूड्स र्यूमर्स, अनवेरिफाइड सोर्सेज और फेक न्यूज़ होते हैं। ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो, व्हेन अ न्यूज़पेपर sensationalized a minor celebrity scandal, blowing it out of proportion with exaggerated headlines like shocking secret exposed to increase sales. Obviously, तो मैंने आपको दिया ना अब एग्जाम्पल कि बॉलीवुड के न्यूज़ में जनरली ऐसा ही होता है कि येलो जर्नलिज्म किया जाता है। एक छोटे से नॉर्मल से न्यूज़ को इतना एग्जैगरेट करके दिखाया जाता है, स्टोरीज को इतना बढ़ा चढ़ा के ड्रामा तरीके से दिखाया जाता है कि लोगों का टेंशन उस पर जाए, लोग देखें उस चीज़ को। ठीक है। इसको येलो जर्नलिज्म कहते हैं। कम टू सेकेंड वर्ड, टू बर्न अ होल इन वंस पॉकेट मीन्स होता है समवन इज ईगर टू स्पेंड मनी ऑफन इम्पल्सिवली और रेकलेसली बिकॉज दे कांट वेट टू यूज इट। तो वैसा इंसान जो कि बहुत ही ज़्यादा अननेसेसरी वे में पैसे खर्च करता है, मतलब कि आप अगर उसके हाथ में पैसे दे दो ना, उसके हाथ में पैसे रुकेंगे ही नहीं। उसको खर्च करने का इतना बेताबी होता है ना कि उसको पैसा बस खर्च ही करना होता है। तो इस चीज़ को बोला जाता है टू बर्न अ होल इन वंस पॉकेट। एग्जाम्पल देखो, आफ्टर रिसीविंग हिज बोनस द मनी बर्न अ होल इन राहुल्स पॉकेट। देखो सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है इस चीज को देखो। इडियम्स एंड फ्रेजेस ना हमेशा डायरेक्टली यूज नहीं किया जाता है, मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा डायरेक्टली यूज हो। तो आप देखो कैसे सेंटेंस में यूज किया गया है। द मनी बर्न अ होल इन राहुल्स पॉकेट एंड ही इमीडिएटली बॉट द लेटेस्ट स्मार्टफोन इवन दो हिज ओल्ड वन स्टिल वर्कड परफेक्टली फाइन। तो जैसे ही उसको बोनस मिला तो राहुल ने तुरंत जाके नया स्मार्टफोन खरीद लिया। इवन उसका पुराना वाला नॉर्मली चल रहा था, उसको ज़रूरत नहीं था स्टिल। तो पैसे खर्च करना, बिना बात का भी पैसे खर्च करना, बस पैसे खर्च होना चाहिए। ठीक है। तो उस चीज़ को बोलते हैं टू बर्न अ होल इन वंस पॉकेट। कम टू थर्ड वर्ड, टू गेट द हैंग ऑफ समथिंग। टू गेट द हैंग ऑफ समथिंग का मतलब होता है टू बिकम फैमिलियर विथ और लर्न हाउ टू डू समथिंग आफ्टर सम प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस। किसी चीज से फेमिलियर होना, किसी चीज को लर्न करना आफ्टर सम प्रैक्टिस, किसी चीज को सीखना हो कहलाता है टू गेट द हैंग ऑफ समथिंग। एग्जाम्पल देखिए, इट टुक मी अ फ्यू ट्राइज बट आई फाइनली गॉट द हैंग ऑफ राइडिंग अ बाइक विदाउट ट्रेनिंग व्हील्स। अब देख रो, इसको भी सेंटेंस में कैसे यूज किया गया, आई फाइनली गॉट द हैंग ऑफ राइडिंग बाइसिकल, राइडिंग अ बाइक विदाउट ट्रेनिंग व्हील्स। ठीक है। तो अगर मैं मान लो पियानो सीख रही हूँ तो मैं कैसे बोलूँगी, आफ्टर आफ्टर सम प्रैक्टिस और सम ट्राइज आई फाइनली गॉट द हैंग ऑफ प्लेइंग पियानो, राइट। चलो कम टू फोर्थ वर्ड। फोर्थ वर्ड इज शो दी वाइट फेदर। शो दी वाइट फेदर का मतलब होता है टू एक्ट इन अ कावर्डली और फियरफुल वे, स्पेशली इन द फेस ऑफ डेंजर और अ चैलेंज। इसका मतलब होता है ना कि किसी भी डेंजर सिचुएशन में या फिर डिफिकल्ट सिचुएशन में, चैलेंज सिचुएशन में आप जब कावर्डली बिहेव करते हो, बहुत डरपोक तरीके से बिहेव करते हो, वहां पे आप हिम्मत से खड़े ना होकर पीछे हट जाना या बैकअप कर जाना, डर के भाग जाना, इस तरीके के चीज को बोला जाता है शो दी वाइट फेदर। ठीक है। शो दी वाइट फेदर करना, वाइट फेदर दिखाना, मतलब कि डरपोक तरीके से भाग जाना वहां से, उसको फेस ना करना उस चैलेंज को।
एग्जाम्पल क्या हो गया, when the team was about to play their toughest opponent, Jake showed the white feather and backed out at the last minute, afraid of losing. तो जब टीम ने अपने सबसे टफेस्ट ओपोनेंट को रखा, तो जेक ने क्या करा, व्हाइट फेदर शो कर दिया उसने। क्या मतलब कि वो बैकड आउट कर गया, हारने के डर से उसने पीछे अपना कदम कर लिया। ठीक है, कम टू फिफ्थ वर्ड। फिफ्थ वर्ड है हमारा शीट एंकर। शीट एंकर क्या हो जाता है, आप एंकर, आपको पता है क्या एंकर होता है? ये देखो, ये आप ना शिप में आप देखोगे एंकर, जहाज में ये एंकर होता है। ये एंकर ना जहाज में प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है। अभी हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। टू समथिंग और समवन दैट प्रोवाइड स्टेबिलिटी, support or safety during the difficult situation, similar to how a sheet anchor, a type of anchor, is used to secure a ship in a place of storm. ये पता है ये एंकर क्या करता है शिप में? जब भी आंधी तूफान आता है ना, तो ये शिप को प्रोटेक्ट करता है। तो शीट एंकर क्या हो जाता है रियल वर्ल्ड में? कोई भी ऐसा पर्सन, कोई भी ऐसा इंसान, कोई भी ऐसा चीज जो आपकी सेफ्टी प्रोवाइड करता है, आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, आपको लाइक सेफ रखता है ड्यूरिंग द डिफिकल्ट सिचुएशन, उसको कहते हैं शीट एंकर। मतलब कोई शीट की तरह आपका प्रोटेक्शन कर रहा है, आपको सेफ रख रहा है, तो वो शीट एंकर कहलाता है। वो कोई सामान हो सकता है, वो कोई पर्सन हो सकता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए, ड्यूरिंग द टफेस्ट टाइम एट हर वर्क, हर काम एटीट्यूड वाज द शीट एंकर दैट हेल्प द इंटायर टीम स्टे फोकस्ड एंड ओवरकम द चैलेंजेस। तो मुश्किल वक्त के दौरान उसका जो शांत रहने का एटीट्यूड है, उसने ही उसको हेल्प करा, उसने ही एज अ शीट एंकर प्ले करा, और उसने पूरे टीम को हेल्प करा कि वो फोकस्ड रहे और अपने चैलेंजेस को ओवरकम कर ले। ठीक है, कम टू सिक्स्थ वर्ड, रन फॉर द हिल्स। रन फॉर द हिल्स, इसका मतलब हो जाता है टू फ्ली और एस्केप क्विकली, स्पेशली व्हेन फेस्ड डेंजर और ट्रबल, स्पेशली escaping from any kind of threat, trouble or difficult situation. Run for the hills का मतलब होता है अपने आप को सेफ करना, किसी भी डेंजर सिचुएशन में, डिफिकल्ट सिचुएशन में अपने आप को प्रोटेक्ट करना रन फॉर द हिल्स कहलाता है। इस फ्रेज का ओरिजिन कैसे हुआ था पता है? पहले क्या होता था ना कि जब भी जो सिटी का साइड इलाका होता था, वहां पे जब भी ऐसा आंधी तूफान आता था या फिर फ्लड आता था, तो मोस्टली लोग ना पहाड़ पे जाते थे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना, फ्लड के टाइम पे तो ऑब्वियसली। तो जब रन फॉर द हिल्स, वहीं से भी क्या होता है ना, मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में इसको कैसे यूज किया जाता है, रन फॉर द हिल्स मतलब अपने आप को आप बचाने के लिए जब जाते हो ना, बचाते हो, उसको रन फॉर द हिल्स कहते हैं। तो इस ओरिजिनेशन वाले स्टोरी से आप याद रख सकते हो, रन फॉर द हिल्स मतलब कि आप अपने आप को सेफ कर रहे हो। ठीक है, तो ओरिजिनेट्स फ्रॉम द आइडिया दैट हिल्स पर्टिकुलरली इन द कंट्री साइड और माउंटेन्स आर प्लेसेस वेयर पीपल कैन escape टू सेफ्टी। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, when the fire alarm went off, everyone in the building started running for the hills, not knowing if it was a drill or actual emergency. जब फायर अलार्म बजा तो सब लोग अपने आप को बचाने के लिए लाइक कोशिश करने लगे, started running for the hills, not knowing if it was a drill. वो ये नहीं जानते थे कि क्या इवन इफ ये र्यूमर है या फिर रियल में ऐसा हुआ है, रियल इमरजेंसी है, ये नहीं जानते थे, स्टिल सब लोग अपने आप को बचाने पे लगे हुए थे जब फायर अलार्म बजा। ठीक है, सिक्स्थ वर्ड, रन दी गॉन्टलेट। रन दी गॉन्टलेट मतलब हो जाता है टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ डिफिकल्ट और डेंजरस सिचुएशन, ऑफन इन्वॉल्विंग क्रिटिसिज्म, ऑपोजिशन और हॉस्टाइल सिचुएशन। द फ्रेजेस कम फ्रॉम अ हिस्टोरिकल मिलिट्री पनिशमेंट वेयर अ पर्सन हैड टू रन बिटवीन टू रोज ऑफ सोल्जर्स वुड स्ट्राइक देम विदाउट वेपन्स। देखो क्या होता है, रन दी गॉन्टलेट का मतलब हो जाता है कि जब आप पे कंटिन्यूअसली एक डिफिकल्ट सिचुएशन आ रहा है, डेंजरस सिचुएशन, चैलेंजिंग सिचुएशन आ रहा है, जो कि आपको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है या फिर आपको दुश्मनी फेस करना पड़ रहा है, बुरा सिचुएशन आपके साथ चल रहा है और ये कंटिन्यूअसली हो रहा है, एक सीरीज ऑफ ऐसे सिचुएशन से आपको गुजरना पड़ रहा है, आप गुजर रहे हो, तो उसका मतलब होता है रन दी गॉन्टलेट। ये कैसे आया ये ईडियम? तो क्या होता था ना, पहले जो मिलिट्री होती थी ना, उसमें पनिशमेंट कैसे दिया जाता था आपको पता है? कि दो शोल्डर्स के रोज खड़े रहेंगे और उनके बीच से जिनको पनिशमेंट दिया जाता है ना, उनको पास करने को बोला जाएगा, और वो पास करेंगे और बाकी दोनों तरफ से सोल्जर्स उन पे ना वेपन से हमला करेंगे। ये होता है, और इसी को कहा जाता है, ये जो पनिशमेंट होता है ना, इस पनिशमेंट को ही कहा जाता था रन दी गॉन्टलेट। और आज इसको इस फेज के लिए यूज किया जाता है कि जब आप बहुत सारे परेशानियों से लगातार गो थ्रू कर रहे हो, तो
उसको रन दी गॉन्टलेट बोलते हैं। इस सीरीज ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन आप पर आई जा रही है कंटिन्यूअसली, तो दैट इज द रन दी गॉन्टलेट। एग्जाम्पल देखिए, द न्यू एम्प्लॉय हैड टू रन द गॉन्टलेट ऑफ टफ क्वेश्चंस एंड क्रिटिसिज्म फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। ठीक है। कम टू एट वर्ड, दैट इज सैंग्विन टेम्पर। सैंग्विन टेम्पर का मतलब हो जाता है अ पर्सनैलिटी that is cheerful, optimistic and positive. It is one of the four temperates in ancient theory, where people were a sanguine temperate where people were a sanguine temperament were thought to be a sociable, lively and enthusiastic. तो sanguine temper वैसी पर्सनालिटी होती है ना जिसमें कि वो इंसान बहुत खुश मिजाज होता है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक होता है, अच्छा सोचने वाला होता है, पॉजिटिव सोचने वाला होता है, लाइवली होता है, जीने वाला होता है। लाइक होता है ना खुल के जीना, लाइफ को खुशी तरीके से जीना, पॉजिटिव होके रहना, सोशेबल होना, सबसे मिलजुल के रहना, हंस के रहना, ऑप्टिमिस्टिक रहना, खुश रहना हमेशा। तो वैसे पर्सनालिटी को कहते हैं सैंग्विन टेम्पर। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, despite the challenges at work, Ojas' sanguine temper always kept the team motivated as he remained upbeat and hopeful about finding solution. तो challenges आने के बाद भी जो ओजस का sanguine temper वाला पर्सनालिटी है, उसने टीम को हमेशा मोटिवेट रखा बाकी चैलेंजेस से लड़ने के लिए और सोल्यूशन फाइंड करने के लिए। ठीक है। तो सैंग्विन टेम्पर आपको याद रहेगा ना। कम टू नाइन्थ वर्ड, पेल्सी वेल्सी। पेल्सी वेल्सी का मतलब हो जाता है, पहला देखो इसका दो सेंस में मतलब आता है, पहले सेंस को समझते हैं। इन अ पॉजिटिव और अफेक्शनेट सेंस, इसका मतलब हो जाता है ना कि जब दो लोगों के बीच में बहुत ज्यादा अच्छी दोस्ती होती है ना, वो बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड होते हैं ना, तो उनको कहते हैं पेल्सी वेल्सी। दूसरा सेंस क्या हो जाता है, इन अ सरकास्टिक और क्रिटिकल सेंस। अब देखो दोनों सेंस को हम एक्सप्लेन करते हैं। पहला तो सिंपल हो गया कि जब दो लोगों के बीच में अच्छी दोस्ती होती है, बहुत बहुत क्लोज फ्रेंड होते हैं वो लोग, तो उनको पेल्सी वेल्सी बोलते हैं। दूसरा हो जाता है कि जब दो लोग के बीच में होती कुछ नहीं है दोस्ती वोस्ती, बट वो लोग ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि उनके बीच में बहुत अच्छी दोस्ती है ना, तो उनको भी हम पेल्सी वेल्सी बोलते हैं। जो सेकंड वाला सेंस है ना, ये थोड़ा सा सरकास्टिकली होता है, जब आप किसी को टॉन्ट वे में ऐसा बोलते हैं ना कि क्रिटिकल सेंस में, सरकास्टिक सेंस में बोलते हैं ना कि बहुत अच्छी अच्छी गहरी दोस्ती लगती है, लाइक दे आर प्रिटेंडिंग कि वो दोस्त है बट उनके बीच में कुछ ऐसा है नहीं, रियलिटी में ऐसा कुछ होता नहीं है, बट सरकास्टिकली जब हम उनको बोलते हैं। ठीक है। तो वो हो जाता है पेल्सी वेल्सी का सेकेंड सेंस। तो ये दोनों ही सेंस में यूज होता है। पढ़ लेते हैं। यूज टू डिस्क्राइब अ क्लोज फ्रेंड और ओवरली फेमिलियर रिलेशनशिप बिटवीन टू people, typically used in a lighter hearted or humorous context, though it can sometimes be used to mock or criticize superficial friendliness. तो इसका मतलब हो जाता है कि अच्छी दोस्ती होना दो लोगों के बीच में, पहला सेंस। और दूसरा कि दो लोग जब प्रिटेंड करते हैं कि उनके बीच में बहुत अच्छी गहरी दोस्ती है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है। एग्जाम्पल दोनों का देख लेते हैं। लेट मी क्लियर इट फर्स्ट। यस। तो पहला एग्जाम्पल देखो, जब पॉजिटिव वे में इसका एग्जाम्पल हो जाता है, दे हैव बीन पेल्सी वेल्सी एवर सिंस दे वर किड्स ऑलवेज डूइंग एवरीथिंग टुगेदर। तो वो दोनों पेल्सी वेल्सी है, वो दोनों बचपन से है, लाइक वो दोनों के बीच में जो दोस्ती है वो बचपन से है, वो दोनों सब कुछ साथ में करते हैं। दूसरा सेंस सरकास्टिक वाला देखे, नाउ दे ऑल पेल्सी वेल्सी आफ्टर ऑल द ड्रामा एट वर्क, इट्स लाइक दे फॉरगॉट व्हाट हैपेंड एट लास्ट वीक। तो लास्ट वीक जो भी इतना ड्रामा होने के बावजूद अभी भी वो लाइक ऐसे बिहेव कर रहे हैं लाइक दे आर पेल्सी वेल्सी, बहुत अच्छे दोस्त है, बट ऐसा रियलिटी में है नहीं। ठीक है। कम टू टेंथ वर्ड, पार्डन माई फ्रेंच। पार्डन माई फ्रेंच का मतलब होता है यूज एज एन अपॉलजी और वे टू एक्सक्यूज वन सेल्फ फॉर यूजिंग बैड लैंग्वेज, स्वेरिंग और सेइंग समथिंग दैट माइट बी कंसिडर्ड ऑफेंसिव। तो ऐसा लैंग्वेज यूज करना जो, जब आप कोई गलत लैंग्वेज यूज करते हो ना, उसकी अपॉलजी के लिए ये इस इडियम का यूज किया जाता है, पार्डन माई फ्रेंच। इसका ओरिजिन मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्या होता है ना, पहले ना जो फ्रेंच लैंग्वेज होती है ना, उनको बहुत हाई लैंग्वेज माना जाता था, हाई हाई लोगों के द्वारा यूज़ किया जाता था, ऐसे स्टैंडर्ड लोगों के द्वारा लैंग्वेज यूज़ किया जाता था फ्रेंच। तो जो भी अगर जो मिडिल जो जो डाउन क्लास के लोग होते थे, अगर वो फ्रेंच यूज़ कर लेते थे ना, तो उनको माफ़ी मांगनी पड़ती थी। तो अभी वैसा सेंस होता था पहले के ज़माने में,
अभी मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में इसको कैसे यूज किया जाता है कि जब आप कोई बैड लैंग्वेज, ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज कर देते हो ना, उसके बदले में जो आप माफी मांगते हो, पार्डन माई फ्रेंच बिकॉज ऑफ यूजिंग बैड लैंग्वेज, तो आप इस तरीके से बोलते हो, माफी मांगते हो, अपॉलॉजी लेते हो, ठीक है। तो दैट इज पार्डन माई फ्रेंच। एग्जाम्पल देखो, ही ड्रॉप द बॉल अगेन, पार्डन माई फ्रेंच बट दैट इज रेडिकुलस, ठीक है। चलो, we are at the end of this episode. Let's come to Game of CGL Telegram channel. We are doing quizzes there at 10 p.m. So join the Telegram channel and attempt the quizzes. If you're really consistent with this series now, then join the Telegram channel definitely and do the quizzes. This will help you a lot. तब तक के लिए कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। कोई सजेशन हो, फीडबैक हो, कुछ बताना हो कि कैसे पढ़ना है, कुछ और तरीका मैं यूज कर सकती हूँ, तो जस्ट प्लीज फील फ्री टू आस्क, फील फ्री टू सजेस्ट, एंड या दैट्स इट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चलो बाय बाय।